समुद्र के बीचों बीच भारतीय जहाजों पर ईरान की सीधी फायरिंग हुई है, जिससे कई सवाल खड़े हो गए। भारत के 2 टैंकर्स के ऊपर आईआरजीसी ने फायरिंग की है। इसको लेके काफी हल्ला गुल्ला मचा हुआ है, लेकिन वार्निंग सबके लिए थी कि निकलने की कोशिश मत करो, जो निकलेगा उसके ऊपर फायर किया जाएगा। अच्छा हुआ कि लाइट फायरिंग थी तो किसी की मौत नहीं हुई है, लेकिन इंडिया ने ईरान के एनवॉय को बुला के, यानी कि एम्बेसडर को बुला के उसको अपना प्रोटेस्ट दायर किया है। पर अब लग रहा है कि हालात काबू से बाहर हो चुके हैं और मुझे लग रहा है कि ये 22 तारीख जो डेडलाइन दिया ट्रंप ने कि अगर आपने डील नहीं की तो आपके ऊपर अटैक होगा, डील तो नहीं होगी साहब। डील तो होनी बड़ी मुश्किल है। और ले दे के 19, 20, 21 3 दिन बचे हैं, या 22 का भी आधा दिन ले लो, लेकिन ईरान तो घुटने नहीं टेकेगा। ये बात तो उसने क्लियर कर दी है, और ना ही वो न्यूक्लियर जो मटेरियल है वो देगा। ये होने वाला नहीं है। शायद कुछ लोगों को थप्पड़ खा के ना, क्या कहते हैं कि उनका इलाज कम होता है। शायद ट्रंप को कुछ और ज्यादा मार पड़ने की जरूरत है, और हो सकता है कुछ और ज्यादा उनके बंदे मरे जंग के अंदर। वो शायद उसका वेट कर रहा है। जब पागलपन बढ़ जाए तो कोई क्या करे। जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक डिफेंस डील हुई है, जिसमें जापान ऑस्ट्रेलिया के लिए 10-11 नेवल वॉरशिप्स बनाएगा। और उसमें 3 वॉरशिप तो जापान में बनाए जाएंगे और बाकी 8 जो हैं वो क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में बनाए जाएंगे। तो शुक्र है ट्रंप कहता है, अदरवाइज तो तुम मेरे यहाँ क्यों नहीं बनवाते हो, तो जापान से क्यों बनवा रहे हो। यू शुड गेट द वॉरशिप्स बिल्ट एट यूएस शिपयार्ड्स। देखिए साहब, आदमी को लालच आता है तो कुछ भी हो सकता है, ये ऐसे बोल सकता है। इसके साथ ही पाकिस्तान में फार्मर्स के प्रोटेस्ट हुए हैं, किसानों के प्रोटेस्ट हुए हैं वहां पर, और कई डिमांड्स को लेकर हो रहा है वहां पर भी। तो धीरे धीरे जो चीजें हैं वो कुछ इस किस्म से निकल के आ रही हैं, जो वहां भी काबू से बाहर हो रही हैं। और साथ में ही तेहरान के अंदर पिछले 48 घंटे के अंदर 4 चाइनीज शिप उतरे हैं ट्रांसपॉन्डर्स को ऑफ करके। जी हाँ, ट्रांसपॉन्डर्स को ऑफ करके। और ये भी छुपाने का तरीका है, सबका पैटर्न एक ही है लैंडिंग का, और क्या सामान आया नहीं पता बिल्कुल भी। लेकिन रशिया और चाइना किसी भी हालत में ये एफर्ट नहीं कर सकते कि ईरान ये जंग हार जाए, क्योंकि फिर ये ईरान जंग नहीं हारेगा, ये चाइना और रशिया जंग हारेंगे। वेनेजुएला हारने के बाद ये एफर्ट नहीं कर सकते, और ये करेंगे भी नहीं, ऐसा लग रहा। तो स्वागत है आप सबका, नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब और सत श्री अकाल। कौन कौन जुड़ा है भाई, नाम सारे तो नहीं ले पाऊंगा, काफी हैं। इफ्तिखार कलीम, सलीम जावेद, माथुर महेश, जय पेडनेकर, संजीव कपूर, सिराज अंसारी, असलम लवारे, चौधरी वाराई, अजिंदर सिंह, नीरज अग्रवाल, शरद शर्मा, नागभूषण, शैलेंद्र, जलार्दन, दीपक बालेवार फिर से, जीतमल बंगानी, शाकिर हुसैन, आस्क्यू, परवेज, ओके, रसिक टैंक, मोहम्मद शमशाद, संदेश पाठक, खालिद, उसके बाद चंद्रशेखर साहू, दिनेश शर्मा, राजीव पराशर, विजय सिंह सलाम, राजेंद्र सहारन, हमीद शेख, खेमकरण इस्सर, अमित झा, जशनजीत सिंह, एक मोहम्मद यूट्यूबर, धर्म सिंह, शशांक अग्रवाल, अभिषेक शर्मा, यासीन, विश्वरंजन दास, अशोक बंसल, फिर से अभिषेक शर्मा, महेंद्र भाई, राकेश श्रीमाली, राजीव पराशर, एस टेकवार, साजिद, उसके बाद पवन सब्रवाल, आईसी कुछ क्या है, शील साधक, और उसके बाद मंजूर हैं, एक काफी नाम है, तो मैं लास्ट में आ जाता हूँ अभी, नौवी और रविंदर सिंह। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। सबसे पहले बात करते हैं कि 2 इंडियन टैंकर्स के ऊपर बड़ी फायरिंग हुई है। बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, और क्या हुआ ये पता नहीं, लेकिन आईआरजीसी ने फायरिंग किया क्योंकि हॉर्मुज फिर से बंद कर दिया गया है। दरअसल अमेरिका ने कुछ ज्यादा धमकाना शुरू कर दिया था, और ज्यादा धमकाने के कारण ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने ये विक्ट्री यहाँ पे हासिल कर ली है, और उसकी परमिशन के बिना यहाँ पत्ता भी नहीं हिल सकता। और जबकि आईआरजीसी ने कहने की कोशिश की थी कि हमने हॉर्मुज खोला था ताकि दुनिया में थोड़ी बहुत संबैलेंस आ सके, जहाज निकल भी सके। लेकिन उसके बाद जो अकड़ थी इस पागल आदमी की, ट्रंप की, और बढ़ती चली गई कि मैं तुम्हारे शिप भी नहीं जाने दूंगा, मैं कोई भी नहीं जानूंगा जब तक डील नहीं होगी, कुछ भी यहाँ पे नहीं होगा। तो फिर ऐसे पागलपन का जवाब फिर वही हो सकता है जो आईआरजीसी ने अब दिया है। इंडिया के 2 जहाज निकल रहे थे, उन पर गोलीबारी की गई, और फिर दोनों जहाजों ने यू टर्न ले लिया है
और वो वापस फिर से पर्शियन गल्फ में चले गए। दोनों टैंकर थे। अच्छी बात है कि किसी भी क्रू मेंबर को चोट नहीं लगी और जहाज को भी कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। और इसके बाद दरअसल ईरान ने बोला है कि जो भी जहाज निकलेगा उसको IRGC की परमिशन लेनी पड़ेगी। उस IRGC की परमिशन के बिना आप यहां से नहीं जा सकते हैं। और एक बड़ा टफ पोस्ट दी गई है कि ईरान की नौसेना यानी कि ईरान की नेवी दुश्मनों को कड़वी हार देने के लिए तैयार बैठी है और हम बता देंगे कि हम क्या कर सकते हैं और हमें भी बता देंगे हम क्या करने जा रहे हैं। इस गोलीबारी के बाद जो वरीज हैं वो फिर से निकलनी शुरू हो गई हैं। तेल के दाम फिर से बढ़ने शुरू हो गए हैं, पीछे जो स्पॉट बाइंग चल रही है उसको लेकर। और बिना हॉर्मुज़ की खाड़ी के सारी की सारी दुनिया एक्चुअली देखा जाए तो साहब पूरी सूनी है एकदम से। अब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इंडिया की उन्होंने ईरान के एम्बेसडर को बुलाया है और बुलाकर उसके लिए एक प्रोटेस्ट दायर किया गया है। जी हाँ, ईरान के जो एनवॉय हैं यहाँ पर यानी कि एम्बेसडर डॉक्टर मोहम्मद फथाली, उनको समन किया गया शाम को 6:30 बजे। और शायद एक डिप्लोमेटिक उनको एक क्या कहते हैं कि नोट दिया गया या फिर ये कहा जाए कि उनको ये बताया गया कि आपके इस हरकत से हम जो है खुश नहीं है, हम नाराज हैं कि आप हमारे शिप के ऊपर गोलीबारी कर रहे हो। तो ये प्रोटेस्ट होता है कि प्रोटेस्ट दायर किया जाता है कि जो आप कर रहे हैं हम उसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप ये नहीं कर सकते। तो चीजें अब धीरे धीरे ऐसा लगता है कि थोड़ी बिगड़नी शुरू हो गई और ये बिगड़ती हुई जो चीजें हैं ये शायद अब 22 तारीख के बाद आपको हो सकता है कि कुछ ऐसा होता हुआ नजर आए जो अपने आप में शायद क्या कहते हैं कि अनोखा भी हो सकता है, अद्भुत भी हो सकता है। लेकिन ईरान ये जंग हार जाए ये हो नहीं सकता और अमेरिका ये जंग जीत जाए ये भी हो नहीं सकता। अब इसके बाद जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक बड़ी डिफेंस डील हुई है और ये डिफेंस डील जो है 11 वॉरशिप्स की, इसमें $7 बिलियन का समझौता है और जापानी कंपनी 11 वॉरशिप्स बनाएगी ऑस्ट्रेलिया के लिए। इसमें 3 जापान में बनाए जाएंगे और 8 जो है वो ऑस्ट्रेलिया में बनाए जाएंगे। और ऑस्ट्रेलिया ने एक बड़े समझौते पर साइन किया है। ये करीब $7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से या 10 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर का ये सौदा है पूरा का। बताया जा रहा है कि 2014 में ये बाद में ये जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये सबसे बड़ा डिफेंस का सौदा है। इस पे ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस मिनिस्टर रिचर्ड माउल्स और जापान के डिफेंस मिनिस्टर शिंजीरो कोइजोमी ने इस पर साइन किए हैं। तो 11 मॉडर्न जो इसमें क्या कहते हैं कि वॉरशिप्स बनाए जाएंगे। इसमें कुछ फ्रिगेट्स होंगे और कुछ बाकी कुछ और भी होगा जो कि वॉरशिप्स ही होते हैं। मुझे टेक्निकली इतनी चीजें नहीं पता है, लेकिन हाँ ऑस्ट्रेलिया का धीरे धीरे अपनी नेवी के ऊपर ज्यादा स्पेंड करना ये शायद उसके भी जो फियर हो सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा देश है, आबादी मुश्किल से 3.25 करोड़ की है, इंडिया से भी एरिया में बड़ा देश है, तो संभालना कई बार मुश्किल हो जाता है। तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन अच्छा डील है। लेकिन हो सकता है ट्रंप चाचा जो है इससे नाराज हो जाएंगे, मुझे डील क्यों नहीं मिली, जापान को कैसे डील मिल गई, मुझे मिलनी चाहिए थी। क्योंकि सबसे दुनिया का सबसे बड़ा ठेकेदार है ना, वो ठेकेदार तो साहब अब ट्रंप चाचा बन के बैठे हुए, उन्हें हर चीज चाहिए, दूसरे अपनी रोटी चाहिए, दूसरे की थाली के लड्डू और रोटी भी उसको चाहिए। तुझे कैसे मिल जाएगा, मेरी परमिशन के बिना तू कैसे खा सकता है। चलिए साहब अच्छी बात है। अब इसके बाद पाकिस्तान में फार्मर्स प्रोटेस्ट हो गया साहब। 100 से ज्यादा कस्बों में शहरों में किसानों का गुस्सा फूट पड़ा, उन्होंने प्रोटेस्ट किया वहां पर और सरकार के खिलाफ जो एंटी फार्मर्स जो पॉलिसीज हैं उसको लेके वहां पर उनकी पाकिस्तान किसान राब्ता कमेटी है, PKRC, पाकिस्तान किसान राब्ता कमेटी, उन्होंने इंटरनेशनल फार्मर्स डे के अवसर पर ये सब किया। सब किसान एकजुट हुए और सरकार की पॉलिसीज को उन्होंने अपोज किया है और कई किस्म की जो डिमांड है उन्होंने रखा है। एक तो मिनिमम जो सपोर्ट प्राइस हो सकता है उसकी बात की है। इसके अलावा फर्टिलाइजर पे उन्होंने बात की है जो बिल्कुल उनके पास बहुत कम मिल रहा है। जिन जिन शहरों में प्रोटेस्ट देखे गए उसमें लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर, साहिवाल, सरगोदा
इसके अलावा हैदराबाद, सक्कर, लरकाना, थट्टा और कई बड़े बड़े शहरों में और कई छोटे शहर भी ऐसे हैं, पेशावर, स्वात, एबटाबाद, बन्नू, इसके अलावा क्वेटा, मस्तांग, कलात, यहाँ पर भी बहुत सारा किसानों ने यहाँ पर पूरा का पूरा प्रोटेस्ट किया है। और मतलब काफी टाइम के बाद पाकिस्तान के अंदर इस किस्म का जो फार्मर्स का जो प्रोटेस्ट है वो देखने को मिला है। तो आप समझ सकते हो कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है ना जो हिलाने वाला है। इस बीच एक बड़ी सनसनीखेज खबर आती है कि चाइना से पिछले 48 आवर्स में 2 दिन में 4 प्लेन बैक टू बैक लैंड किए हैं तेहरान के। सबका एक ही पैटर्न था। अब ये बेसिकली कहा जाए तो चाइना से जो उड़ान होती है वो एक तो उसका रास्ता जो है वो रास्ता है आपका कि वो वहां से अफगानिस्तान के ऊपर से होके आ जाए, लेकिन एक रास्ता वो है कि वो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और फिर तुर्कमेनिस्तान जिसका बॉर्डर लगता है ईरान के साथ में वहां से होकर आ जाए। तो ये शायद हो सकता है सेंट्रल एशिया के जो ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान है उसके ऊपर से आया होगा प्लेन। ये मेरा अनुमान है। ये रूट भी है, ये फ्लाइट, इसे फ्लाइट रूट भी कह सकते हैं आप, क्योंकि वहां पर बहुत सारे हवाई अड्डे भी हैं तो उनका ATC, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का वहां कनेक्टिविटी रहता है, जबकि अफगानिस्तान में इतना कनेक्टिविटी उतना स्ट्रांग नहीं है। एक्चुअली है तो सही लेकिन उतना स्ट्रांग नहीं। दूसरी बात, इन चारों ने क्या किया प्लेन्स ने कि जब वो यहाँ से गुजर रहे थे, हो सकता है जब वो ताजिकिस्तान में थे या तुर्कमेनिस्तान में थे और थोड़ी देर में जब वो तेहरान में एंटर करने वाले थे यानी कि ईरान में, उन्होंने अपने ट्रांसपॉन्डर ऑफ कर, ट्रांसपॉन्डर ऑफ करते ही वो रडार की स्क्रीन से गायब हो गए। अब ये नहीं पता लगा कि भाई ये प्लेन आए तो थे चाइना से और उसके बाद ये निकल के गए कहाँ हैं। लेकिन इंफॉर्मेशन तो ये कह रही है कि ये देखा जाए तो तेहरान के अंदर लैंड किए, लेकिन उसके अंदर क्या सामान है इस बात का तो भाई अभी किसी को पता नहीं है। इस बात का किसी को पता नहीं कि उसके अंदर क्या सामान हो सकता है, लेकिन हो सकता है कुछ डिफेंस की चीजें हो सकता है कि कुछ और चीजें भी हो सकती हैं इसमें। ये अभी कहना जो है बड़ा मुश्किल है मुझे लगता है। और कहीं ना कहीं चाइना की जो मदद है जिसको लेके अमेरिका बड़े इल्जाम लगा रहा है कि वो उसको काफी मदद कर रहा है, ये चीज दे रहा है, वो चीज दे रहा है, लेकिन दे तो रहा है, लेकिन अमेरिका कर क्या लेगा उसके बाद? अमेरिका उसमें कर क्या लेगा? कुछ नहीं कर सकता। इस बीच में ईरान जंग की वजह से ब्रिटेन के अंदर बड़ी टेंशन हो रही है लोगों को। वहां पे एक सुफियान ग्रुप की रिपोर्ट में आया है कि जहां पर बताया गया कि कोई वो ड्रोन, आगजनी और प्रॉक्सी हमले हो सकते हैं ब्रिटेन के अंदर। तो ब्रिटेन और यूरोप के अंदर कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज हो सकती हैं, कोई टेररिस्ट अटैक हो सकते हैं और वहां भी शायद कुछ छोटे मोटे जो प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं, अब पता नहीं किस किस के द्वारा सपोर्टेड है तो पता नहीं, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो फिर वो एंटी इजराइल और एंटी अमेरिका को लेके यूरोप के अंदर जो कंट्री इस समय अमेरिका के साथ खड़े हैं या इजराइल के साथ खड़े हैं, हो सकता है कि उनको खामियाजा भुगतना पड़े। अभी लंदन में हमने देखा था थोड़े दिन पहले कि हमने रिपोर्ट भी किया था कि नॉर्थ लंदन के अंदर जूस की एक चैरिटी थी, उनकी 4 एम्बुलेंस गाड़ियों में आग लगा दी थी, उसको फूंक दिया गया था। ये आपने देखा, ये एंटी यू कैन से सेमिटिज्म जो होता है ना, जूस का विरोधी जो होता है, तो वो था। और यहाँ पर फिर बाद में पता लगा कि ये जूस के ऊपर हमले हो रहे हैं, ये हेट अटैक्स हैं, ये सारे के सारे जो है वो हेट अटैक्स हैं पूरे के पूरे। अब इस बात का क्या कहते हैं कि अंदाजा लगाया जा रहा है कि कुछ और भी ऐसे प्रॉक्सीज हैं जो लंदन में है या फिर यूरोप में है, वो अटैक कर सकते हैं, वो अटैक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या होगा, जो भी होगा, जैसे भी होगा। यही अब प्रोग्राम को समाप्त करेंगे और आपसे विदा लेंगे। आपसे निवेदन है कि 9:30 जरूर आइएगा डेली न्यूज इंडिया 1.0 पे कुछ नई खबरों के साथ। चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, क्योंकि नीचे हमने कुछ पेमेंट लिंक्स भी दिए।